सादी और आप लोग देखें HTV लंदन विद सादिया सादात। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ देने से इनकारी ही होता है, यानी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे तहरीक इंसाफ के बानी जो रुकन हैं अकबर एस पावर साहब, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने पिछले कई सालों से इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। अपोजिशन जमातों ने एक दिन का एहतजाज भी किया इलेक्शन कमीशन के बाहर, और सुनने में आया है कि एक जो इलेक्शन कमीशन अभी अपनी जो अकबर एस पावर साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर अपना एक फैसला महफूज किया है 6 अप्रैल को। और उन्होंने ऐसा कुछ ये भी कहा है कि दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो अपनी उस कमेटी जो उन्होंने तश्कील दी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि एक-एक जो दोनों फ़रीक़ैन हैं वो एक-एक अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक-एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी कमेटी को मुयस्सर करें, ताकि जो काम है वो जल्दी से हो सके। और जो डेडलाइन दी गई है अभी वो मई के एंड से दी गई है। तो आज हम जानेंगे कि अकबर एस पावर साहब, अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि आप बहुत क्लोज थे इमरान खान साहब के, और अचानक से क्या हो गया जो आपने बिल्कुल ये लाइन ले ली? क्या वजूहात बनी जो आपने ये केस पुट अप किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही कह रही हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन शायद इसकी बड़ी वजह ये थी कि जब मेरे जैसा इंसान, और बहुत सारे थे इस वक्त पीटीआई में, जो हम टोटली कमिटेड थे इस मकसद के लिए, हम टोटली कमिटेड थे कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बनाई इस वास्ते है, हमने इमरान खान के हाथ मजबूत इसी वास्ते किए कि हम पाकिस्तान में एक बुनियादी तब्दीली लाएं। और वो बुनियादी तब्दीली उसी सूरत में आ सकती है कि हम पार्टी जो भी बनती है वो अपने अंदर वो तमाम वैल्यूज, आइडियल्स और प्रिंसिपल्स खुद अपनाए, यानी एक डेमोक्रेटिक पार्टी हो, यहाँ बादशाहत ना हो, यहाँ रूल्स हो, यहाँ रेगुलेशंस हो, यहाँ वो तमाम कवानीन हम अपने ऊपर लागू करें जहाँ करप्शन ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, जो फाउंडिंग, अब मैं ना सिर्फ फाउंडिंग मेंबर बल्कि हमने जो फाउंडिंग इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीटीआई का वो बनाया था। हम 11 लोगों में मैं भी था, फौजिया कसूरी थी उसमें, हामिद खान उसको चेयर करते थे, और बहुत सारे हमारे साथी थे जो अब आपको दूर दूर तक नजर नहीं आते पीटीआई में। तो हमने इसका फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हमने उसका मकसद सिर्फ यही था, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये एक जेन्युइन चेंज की जमात होगी। और अगर आपने कोई जेन्युइन चेंज लाना है तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है, आपको वो तमाम असूल खुद अपनाने पड़ते हैं। तो हम एक्चुअली बिलीव करते थे उस चेंज में जो नहीं आ सकी। और जब मैं चूंकि इमरान के इतने करीब था, और जब मेरे सामने ये तमाम वाकयात और हालात आए, और मैं बड़ा पेशेंट था, मैंने बड़ा इंतजार भी किया, क्योंकि 2011 में ये तमाम मामलात आए, 2014 तक मैंने इंतजार किया। और मैं इमरान से ये एक्सपेक्ट करता था कि वो ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री होगा। जब ये इशू सामने आए तो वो एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से पार्टी के अंदर एहतसाब करेगा, और जो क्रुक्स हैं उनको क्रुकों, जिस तरह क्रुक्स के साथ डील किया जाता है, उसको अकाउंटेबल करेगा, और एक न्यूट्रल प्रोसेस के जरिए। यानी हमने तजवीज दी थी कि जस्टिस वजी की तहत एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बन जाए। तो चूंकि हम इतने ज्यादा कमिटेड थे अपने आइडियल्स और प्रिंसिपल से, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। इसका मकसद पार्टी का इमरान को वजीर आजम बनाना नहीं था। वजीर आजम कोई भी बन सकता था, लेकिन जाहिर है इमरान खान ही बनता। हमने एक ब्रांड को मार्केट किया एज अ पॉलिटिकल लीडर। ही वाज नेवर अ पॉलिटिशियन। मसलन उसने शौकत खानम बनाया, बड़ा पॉपुलर, बड़ा वो क्रिकेट में वर्ल्ड कप क्रिकेट में उसके बड़ी अचीवमेंट्स है, वेरी वेल नोन, पॉपुलर, लेकिन पॉलिटिकली वो एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के लिए। 1997 के इलेक्शंस में वी वर राउटेड, 2002 के इलेक्शंस में वी वर राउटेड। तो एक पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस था। फिर वो 10 ईयर ब्रांडिंग थी इसकी, जो फिर हमने बैठ के हमने तय किया कि लोग, क्योंकि ये हमेशा से थोड़ा ड्रिफ्ट करता था उस रिवायती सियासत की तरफ, he was always in a hurry to get into power। तो वो फिर जो हमने 2002 से लेके 2011 तक एक किस्म की इसकी ब्रांडिंग की,
वो ब्रांडिंग क्या थी? वो पीटीआई की ब्रांडिंग थी, वो चेंज की ब्रांडिंग थी कि हम ये नहीं करेंगे, हम इन ऐसे सियासतदानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे पार्टी के अंदर, हम करप्ट लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम पावर के पीछे नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल पावर के पीछे जाएंगे। इसमें बड़ा सटल डिफरेंस है। जब आप पॉलिटिकल पावर के पीछे जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल पावर क्या है? पॉलिटिकल पावर ये है जैसे नेल्सन मंडेला के पास थी, या कायदे आजम के पास थी, या गांधी के पास थी। वो एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर थी। नेल्सन मंडेला थोड़े अरसे के लिए प्रेसिडेंट बना, फिर उसने छोड़ दिया, लेकिन उसकी आवाज, उसका पैगाम पॉलिसी होता था, वो स्टेट को डायरेक्ट करता था एक डायरेक्शन में। डेंग सियाओपिंग ने चाइना को जब एक 72 साल की उम्र में उसकी सेल्स को रीडायरेक्ट किया, उसने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जरिए नहीं किया, उसने पॉलिटिकल पावर के जरिए किया। तो हम वी वर आफ्टर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर उस वक्त आती है जब आप क्रेडिबल हो, जब आप जो कहते हैं वो करें, तो वो फिर लोगों के आप दिलों में चले जाते हैं। जब आप लोगों के दिलों में चले जाते हैं, फिर आप लोगों को कहते हैं कि जिस तरह चेयरमैन माओ ने किया था चाइना में, यूनिसेफ गई, उन्होंने कहा जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई है आपकी, तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा हम प्रोग्राम लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे वगैरह वगैरह, जिस तरह वो करते हैं इतने प्रोग्राम। उसने कहा शॉर्टेस्ट मुझे बताओ। उसने कहा अगर पानी उबाल के पिए तो इतने % इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। पानी उबाल के उसने, ही वेंट पब्लिक, उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसने पब्लिक का पानी उबाल के पिए। ये है लीडरशिप का रोल, वो रीडायरेक्ट करती है सोसाइटी को। डेंग सियाओपिंग ने एट द एज 70+ उसने रीडायरेक्ट किया। टुडे चाइना इज अ सुपर पावर। उसने क्या किया? उसको स्टडी करें। 3 दफा डेंग सियाओपिंग जो था, उसकी अपनी पार्टी ने उसको डिसग्रेस किया। ही डेवलप्ड डिफरेंसेस विद चेयरमैन माओ। चेयरमैन माओ से बड़ी कोई पर्सनालिटी थी चाइना में? कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, और इतने बड़े बड़े उसने कारनामे किए थे, लॉन्ग मार्च वगैरह, लेकिन ही डिफर्ड बिकॉज़ ही कुड सी थ्रू कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो 3 दफा उसको ये तो बिल्कुल सही बता रही है कि आप कहते हैं, आपको क्या एग्जैक्टली किस पॉइंट पे लगा कि जो इमरान खान की डायरेक्शन है वो गलत है, वो नहीं है जो आप लोगों ने ब्रांडिंग किया है, जो कुछ किया, तो उनकी किस पॉइंट पे आपको लगा एग्जैक्टली कि जो एक देखिए 2011 में जब पार्टी की फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे आने लगी, फंड्स आने लग गए, और चूंकि मैं इनसाइडर था और मतलब इमरान ने खुद कहा कि यू वर नंबर 2 आफ्टर मी, मुझे लिख के दिया उसने, तो मुझे सब कुछ ये पता चलने लगे कि ये पैसे की करप्शन हो रही है, लोग जो पैसे भेज रहे हैं करप्शन हो रही है, इलीगल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, हुंडी के जरिए पैसा आ रहा है। प्राइवेट पीटीआई के जो एम्प्लॉइज हैं, 4 एम्प्लॉइज, उन्होंने खुद मेरे घर आके मुझे बताया, 4 एम्प्लॉइज सेंट्रल ऑफिस के आज भी वो मुलाजिम है। उन्होंने मेरे घर आके मुझे बताया कि जी हमारे प्राइवेट पर्सनल अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आते हैं, हमसे कैश चेक करके ये पैसे ले लेते हैं, हमें ये मनी चेंजिंग कंपनीज के पास भेजा जाता है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, हमें हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए हमसे वसूल करवाते हैं, फिर हमसे ले लेते हैं। ये उन्होंने खुद आके कहा। मैंने उनके नाम दिए, मैंने उनके सब कुछ डिटेल्स दिए, और फिर अभी तो एक डॉक्यूमेंट भी हमने जो 6 साल पहले जब केस किया उसमें दिया हुआ है, जिसमें पीटीआई ने खुद फ्रंट अकाउंट्स में एक्सेप्ट किया कि हमने एम्प्लॉइज। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे मेगा करप्शन, मेगा स्कैम, मेगा इलीगैलिटी जब सामने आई, तो मैं क्या करता? मैं चुपचाप बैठ जाता, मैं खान के साथ चलता, हम कहता ठीक है, मैं आज वजीर होता या सदर होता या कुछ और होता, ये होता ना। मैंने कहा नहीं, हम उस आज पीटीआई देखिए, आज कराची में जो बाय इलेक्शन हुआ है, पीटीआई की क्या हालत है? पीटीआई 5th या 6th पोजीशन पे आई है। मैं कहता हूं अगर आज एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट छोड़ दे, आज एक ट्रू सेंस में न्यूट्रल और बिल्कुल क्रेडिबल इलेक्शंस हो, पीटीआई विल बी राउटेड। लोग पीटीआई से इतने तंग आ गए, क्यों आए हैं? क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। वो क्यों डिलीवर नहीं कर सके? क्योंकि उनके पास क्रेडिबल लीडरशिप नहीं थी। क्रेडिबल लीडरशिप उनके पास क्यों नहीं थी? क्योंकि इमरान खान ने क्रेडिबल लीडरशिप पे फोकस नहीं किया। उसने वो जो थे, जहां से थे, जमा किया उसको, और उनके साथ किंग्स पार्टी बन के इक्तदार में आ गया। हमारा मकसद इक्तदार नहीं था। इक्तदार हमें ऑटोमेटिकली मिलना था एज अ बाय प्रोडक्ट। हमने, अगर हम अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते, क्रेडिबल लीडरशिप जो हम बना रहे थे, देखिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है लीडर का। लीडर सिर्फ अपनी फेम, अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं जाता। लीडर का बुनियादी काम होता है नेक्स्ट लीडरशिप पैदा करे। वो पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडल बनाता है लीडरशिप के लिए। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल लीडर का। चाइना की सक्सेस का स्टडी कीजिए प्लीज। मैं जो लोग सुन रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, जैसे
अभी आप बात करते हैं लीडरशिप, अब अगर इमरान खान ठीक है लीडर है, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जब आप लोग एक एजेंडा बनाते थे या जो भी मैनिफेस्टो होता था, तो आपको लगता है कि उसमें से कोई एक भी बात आज हुकूमत पूरी कर रही है? मुझे सोचना पड़ेगा, शायद सुबह हो जाए, लेकिन मुझे मुझे सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा एजेंडा था, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली आपके सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं, केपी में भी आ चुके हैं, 2.5-3 साल जो फेडरल गवर्नमेंट में हुआ, आपकी इकोनॉमी देखिए, असली हमारा काम क्या था, अगर हमें 5.8% जीडीपी ग्रोथ पे इकोनॉमी मिले, हम उसको 9% पे ले जाते, अगर हमें इन्फ्लेशन 3.5% मिलती, हम उसको 2.5% पे ले आते, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्टेन परसेंटेज पे चल रहा था, हम उसको नीचे ले आते, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, हम इन्वेस्टमेंट लेके आते, हम वो देखिए इमरान की सारी जो वीडियोस है हर इशू पे, वो हमारा मैनिफेस्टो था, वो इमरान का पर्सनल ओपिनियन नहीं था। अब याद रखिए कि मैं 11-12 साल मैं सोलली पीटीआई का मैंने मीडिया मैनेज किया है, मेरे साथ सिर्फ एक बंदा होता था, अरशद मलिक उसका नाम है, और हम दोनों मिलके इमरान किसी टीवी टॉक शो में 1 घंटा पहले बैठ के डिस्कस करते थे कि आज कहना क्या है, हमने उसकी ब्रांडिंग की इस तरह। इमरान सुबह अखबार में अपना बयान खुद पढ़ता था, उसको पता नहीं होता था, मैं लिखता था और मीडिया में देता था, वो अपना बयान भी खुद पढ़ता था, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, हमने एक रास्ते पे चलना था, हमने एक ब्रांडिंग करनी थी, हमने एक बनाया कि हम ये नहीं करेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी होंगे, हम यूथ को अब यूथ की बात आ गई, यूथ को हमने ट्रेन करना था, ग्रूम करना था, प्रोडक्टिव रास्तों पे डालना था। इसलिए ये जो पीटीआई अभी जो चल रही है, ये जो मसख शुदा चेहरा है पीटीआई का, इन्होंने यूथ को हाथ में डंडा जबान पे गाली दे दी। आपकी सोशल मीडिया पे देखें जो जिस तरह यूथ बिहेव करता है पीटीआई का, मैं 10 साल 12 साल मैंने पीटीआई मैनेज की है, एक दफा मुझे बता दे कि किसी ने किसी के साथ कोई बेहूदगी की हो, मैं इन सबको फारिग कर देता, क्योंकि मोरालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने मॉरल्स बनाने होते हैं नेशन के, आपने उनको डिसिप्लिन करना होता है, आपने उनको ग्रूम करना होता है, आपने उनको ट्रेन करना होता है, आपने उनको कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे डालना होता है कि इस रास्ते पे चलो, नेशन बिल्डिंग का रास्ता। यहाँ वो है ही नहीं। सुबह से शाम तक इमरान अगर बीमार भी है कोविड में, तो मीटिंग क्या कॉल करता है मीडिया टीम की कि मेरा इमेज कहीं ऊपर नीचे ना हो, बिकॉज इज अ सेलिब्रिटी लुकिंग फॉर मोर फेम। एंड दिस इज व्हाट जो हमारा फंडामेंटल हुआ। मैं जानते बूझते हुए 2002 में मुझे पता था कि ये बिकॉज उस वक्त तक मुझे समझ आ गई थी कि इज अ सेलिब्रिटी लुकिंग फॉर मोर फेम, लेकिन उसने फिर हमसे अहद किया, मुझसे पर्सनली अहद किया। मैंने कहा आई कांट गो विद यू, बिकॉज यू नो आपकी तो यू आर जस्ट नॉट अ पॉलिटिशियन, आप यू डोंट फील पॉलिटिक्स, यू डोंट सेंस पॉलिटिक्स। ये बड़ी हमारी गुफ्तगू। बल्कि इमरान के साथ मैं इसकी आपको बताऊंगा, जब ये बाद में कंप्लेन करता है, एक सीईसी मीटिंग थी आफ्टर द 2002 इलेक्शन, हमने अपोज किया उसको, हमने कहा कि तुम मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत ना करो। बहरहाल वेंट अलोंग, एंड वो उसके बाद मुझे कहता है कि ठीक है, मेड अ बिग मिस्टेक, अब हम आइंदा नहीं करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और ये वो फलाना। सीईसी मीटिंग में मैंने इमरान को क्या कहा था, मैंने कहा इमरान, यू लिव इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड, you create a make believe world, you start living in it, you start thriving in it, once it comes crashing down on you, start all over again. मैंने कहा this is not acceptable। ये 2002 की है, इमरान से पूछ लें। मुझे बड़ा खफा हो गया, अभी तक दिल में रख के बैठा होता है, कभी कभी जिक्र करता है कि he was very harsh on me, but this was the reality। but then उसने एक हमसे अहद किया, कॉम्प्रोमाइज किया कि यार आप जिस तरह कहोगे उस तरह हम चलेंगे। हमने चलाया, हमने उसकी ब्रांडिंग की। वो जब वक्त आया, again the party was hijacked because he was only looking for power। फिर उसके बाद वो जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। तो रिजल्ट जो आज आपके सामने है, वो मेरे सामने 2011 में आ चुका था, जब इसने वो रास्ता अपना वो चुना जो बीटन ट्रैक था, जो पिटा हुआ रास्ता था। इस रास्ते से न पाकिस्तान को कुछ मिलता है, हमारी नजरियाती जमात को तबाह किया। वैसे आप हमें थोड़ा सा बता सकेंगे कि ये जो फॉरेन फंडिंग के केस में कौन से ममालिक शामिल थे जिधर से फॉरेन फंडिंग आई, या आपको क्या लगता है कि उनका क्या मकासद थे बेसिकली? देखिए, इतने बड़े पैमाने पे जो फंडिंग होती है तो उसका पीछे कोई मकसद तो होता है ना। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतने बड़े पैमाने पे, या तो वो ट्रांसपेरेंटली अपने सारे फंडिंग्स डिस्क्लोज कर देता। मसलन मिडल ईस्ट से बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग आई है, और मिडल ईस्ट वाज द हब। मिडल ईस्ट जो दुबई में इसके दोस्त हैं,
वहां से जो हब था, जो मुख्तलिफ ममालिक से इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर प्लेसेस से पैसा आता था और फिर वो हुंडी और इनलीगल सोर्सेज के जरिए इस्लामाबाद पे आता था, इनके प्राइवेट एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट्स में आता था और जगह में आता था, और ये जिस तरह मैंने कहा हुंडी के जरिए ये सारे मामला थे। फिर और बहुत सारे ममालिक, मसलन सऊदी अरब की फंडिंग के हमने रिकॉर्ड दिया है, मिडल ईस्ट की फंडिंग का हमने रिकॉर्ड दिया है। जो मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं वो ऑन वीडियो खुद कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, मेंबरशिप से जो हम पैसा लेते हैं हम तो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेनमार्क से फंडिंग का रिकॉर्ड दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने ऑस्ट्रेलिया से दिया, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है। कनाडा से जो वो पैसे भेजते हैं वो कहते हैं हम डिस्क्लोज नहीं करते, इतना पैसा है लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि कनेडियन लॉज हमें परमिट नहीं करते। ओ भाई, ये सियासी जमात पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी कानून के तहत रजिस्टर्ड है। अमेरिका में 2 कंपनियां आई, उसके अंदर सो इट इज अ ह्यूज मेगा स्कैम, फंडिंग स्कैम है। अब जाहिर है जब वो फंडिंग को करता है बड़े पैमाने पे, और फिर ये सवाल ये कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ये 7 साल से क्यों डिले कर रहे हैं। आज भी जो आपने स्क्रूटनी कमेटी का जिक्र किया, तो स्क्रूटनी कमेटी में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लैपटॉप साथ लेने की इजाजत नहीं है, वो मैनुअली कर रहे हैं आज के दौर में। आप अंदाजा लगाइए कि कमेटी ने कहा कि आप लैपटॉप नहीं ला सकते, जिसकी वजह से वो बेचारे बैठे हुए हैं उधर मैनुअली वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, फिर जाके उसको डाटा फीड करते हैं, फिर आते हैं। और हमें 40 आवर्स दिए, 3 साल लगे कमेटी को, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम 40 आवर्स में भी हमने कहा हम कर देंगे, लेकिन तमाम रिकॉर्ड सामने रखो। तभी एक दिन गुजरा, कल दूसरा दिन है, देखिए मंडे को क्या होता है, वो तमाम रिकॉर्ड देते नहीं। लेकिन हम उसके बावजूद हम इन दी इंटरेस्ट, देखिए ये एक कौमी फरीजा है, एक नेशनल। इससे आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली क्यों डिले इतना किया जा रहा है? क्या इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? Because they're guilty. Because they're guilty. There's no doubt about it. ये जो 23 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक से निकले, इनमें अक्सरियत इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। उन बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करता है? उसको इमरान खान करता है, उसको टॉप लीडरशिप करती है, उन सबके नाम है। तो वो सारे बैंक अकाउंट्स कंसील किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ऑडिट रिपोर्ट्स में उनका जिक्र तक नहीं है। तो वो बिकॉज दे आर गिल्टी। अब लेकिन देखिए वो तो है जो है, उनका तो सारा सबूत है, सब कुछ है। प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो रेगुलेट करें पॉलिटिकल, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो फंडिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करें। उनका जो एक नुमाइंदा है, मैं आज आपसे पहली दफा कहता हूं, उनका जो नुमाइंदा है जो कमेटी को हेड कर रहा है, जब वो केस हो रहा था टीएलपी का सुप्रीम कोर्ट में, तहरीक लब्बैक का, जब जस्टिस काजी फैज ईसा उसे, तो जब उनसे उस पार्टी की फंडिंग के बारे में पूछा गया तो वो पता है क्या जवाब देते हैं, और ये उस फैसले में लिखा हुआ है कि द इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेटिव सेड कि ये फंडिंग लॉज तो कॉस्मेटिक है, ये उस फैसले में लिखा हुआ है जैसे काजी फैज ईसा के, कि जी ईसीपी के नुमाइंदे ने कहा कि ये लॉज कॉस्मेटिक है फंडिंग के, पॉलिटिकल पार्टीज के। आप अंदाजा लगाएं। देखिए हमारे यहाँ अगर आप लार्जर पिक्चर में बात करें, हमारे यहाँ सिस्टम्स रिग्ड हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स रिग्ड है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज रिग्ड हैं। हमारे अभी इमरान ने आज बयान दिया कि इलेक्टरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किडनैप करने के लिए कोई लॉ मौजूद है कि उसको किडनैप किया जाए? डब्बे फॉर्म 45 पे सिग्नेचर के बगैर 90% से ज्यादा रिजल्ट्स अनाउंस कर देना, क्या ये कानून में कोई लकूना मौजूद है? कानून तो मौजूद है अपनी जगह पे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर तो वो चेयरमैन माओ का प्रिंसिपल है, पावर फ्लोज टू द बैरल ऑफ अ गन, पीरियड। जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी है। इमरान ताकतवर है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता कि उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी हो। ही हैज ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक कि टू डिनाई अकाउंटेबिलिटी, वरना 7 साल क्यों लगे? ये तो 1 महीने 2-4 महीने का काम था। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंट्स का ऑडिट करना है, जो उसने अकाउंट जाहिर किए, जो नहीं किए। जो हमने 6 इंटरनेशनल अकाउंट्स इनके आइडेंटिफाई किए, 6 जिनको ये एक्सेप्ट करते हैं। एक भी उसकी बैंक स्टेटमेंट ये देने के लिए तैयार नहीं है। 4 एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में पैसा आया, हमने इनका डॉक्यूमेंट, इनकी अपने फाइनेंस बोर्ड का ऑथराइजेशन लेटर पेश कर दिया कि जी ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये 4 एम्प्लॉइज हैं, ये इनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स हैं, ये दे आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट डोनेशंस फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान। ये उनका अपना डॉक्यूमेंट है। तो हमने कहा अच्छा बताएं कि इनके अकाउंट्स में कितना पैसा है? कहते हैं हम नहीं बताते। हमने कमेटी को कहा कि इन्वेस्टिगेट करिए, कहते नहीं करते।
What do I do? Where do I go? You see, यहाँ तो सारा कोई है ही नहीं कि वो जैसे आप कहा जाता है यहाँ पे जैसे लॉज है आपने प्रोवाइड करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं वहाँ पे के नहीं, सिस्टम वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन करने वाले नहीं है, लेकिन वो करने वाले नहीं है, नियत नहीं है। देखिए ना, जब पावर के सामने, मैंने मिसालें देता हूँ कि याहिया खान जो था उसने आधा मुल्क गवा दिया ईस्ट पाकिस्तान, उसके गवाने के बाद फिर जाके हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको यूसर्पर डिक्लेयर किया, तो क्या फायदा हुआ? वो तो द डैमेज इज डन। ये जो 6 साल गुजरे हैं और ये जो 3 साल गुजरे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और जिस तरह ये फंडिंग और इस इलीगैलिटी से बच रहे हैं, इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है, आपके सामने है। क्योंकि हमारे सामने कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है, हमारे सामने कोई अकाउंटेबल लीडरशिप नहीं है। अब एक, अगर ये आप अंदाजा लगाइए कि एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, ग्रेड 22, वो अगर ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उनके साथ उनके साथियों दे वर कंस्पायरिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इससे बड़ा कोई संगीन मामला नहीं हो सकता। अगर ये इमरान खान मिसालें देता था जिस मुल्क में आप बैठी हैं, अगर वहां पे उनका सीनियर सिक्योरिटी का हेड, रिस्पेक्टेबल बंदा जो आके ऑन रिकॉर्ड कहे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वाज कंस्पायरिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुल्क में आप हैं कि वहां पे कितना शोर होता, वहां पे तूफान उठा होता, वहां पे अभी तक कमीशन बन चुका होता, वहां पे, यहाँ पे वो टीवी डिबेट्स हो रही हैं। उसने ये कहा, उसने वहां पे अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया, हमारे ये नीम सरकारी एंकर जो हैं, ये सारा वो उसके लगे, बजाय इसके कि वो सब डिमांड करें कि जी सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस, कमीशन शुड बी फॉर्म्ड। इससे ज्यादा सीरियस बात हो नहीं सकती कि जो मेरे और आपके हमारे जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा के खिलाफ वो कर रहे हैं, जो कि बहुत हैरानकुन बात है। मतलब हमारे, देखिए ना, अभी तो इल्जाम है, अभी तो ये इल्जाम है, लेकिन इतना संगीन इल्जाम है कि इसकी फौरन तहकीकात होनी चाहिए थी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये अगर और ये होगा एक दिन, मैं इस कन्विक्शन पे हूं। हम उस मैं वो असल में हमारी ट्रेनिंग बड़ी सख्त हो गई। हमने जब ये पीटीआई बनाई और जब ये देखे ना, इमरान तो वर्ल्ड कप पहले भी जीत चुका था, शौकत खान ने बनाई, लेकिन लोग वोट नहीं देते थे, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो 2002 इलेक्शन में जब हमने अपोज किया कि मुशर्रफ को मत सपोर्ट करो, इन्होंने किया, उसके बाद हमारी एक इमरान एमएनए बना मियां वाली से, वो भी एक लंबी कहानी है किस तरह बन गया। तो पार्टी वाज इन शैम्बल्स, लेकिन वो कन्विक्शन हमारी बड़ी जबरदस्त थी कि इमरान मेरी गाड़ी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के हम कहते थे कि एक दिन आएगा कि ये हम अपने रास्ते पे चलेंगे। मतलब मैं इमरान को किस तरह समझाता था, मैं कहा लुक इमरान, इस वक्त सोसाइटी इधर है, हम इधर हैं, बट इफ वी स्टिक टू आवर आइडियाज, अ टाइम विल कम, आई डोंट नो 5 years 8 years 10 years डाउन द रोड, जहां पे ये कन्वर्ज करेंगे। जब ये कन्वर्ज करेंगे ना, तो एक इरप्शन होगी पब्लिक ओपिनियन की। दैट वुड बी द टाइम टू मेक अ पार्टी, दैट वुड बी द टाइम टू सिलेक्ट क्रेडिबल इंडिविजुअल्स। हम गवर्नमेंट, शैडो गवर्नमेंट, उसके पीछे प्रोफेशनल लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम उनके बना के उनको सामने लाएंगे, जिनके पास वो वेयर विदॉल है, जो मुल्क को चला सके। ये लोग मुल्क चलाने के, मैं उस वक्त इमरान को कहता था, ये जो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं इमरान को कहता था, मैंने कहा इमरान यू हैव रिफ रैफ, ये कहता है अभी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने दो। मैं कहा ठीक है। वो जब माहौल बना, उस वक्त हमने पार्टी बनानी थी, इसने उन्हीं लोगों को लाके उर्दू में लगा दिया। सो द कंट्री, देखे इस वक्त द कंट्री इज इन अ वेरी सीरियस स्टेट। हमें आज मुल्क के सामने किसी इंसान, किसी सियासी जमात, किसी उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के सामने, पीटीआई की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के सामने, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, कोई नहीं है। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। देयर इज अ वे फॉरवर्ड, बट वी मस्ट रिकरेक्ट आवरसेल्व्स। जी, तो नाजरीन, अभी आपने सुना अकबर एस पावर साहब को, और हम बहुत मशकूर हैं उनके कि उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हमारी इत्तलात ये थी कि स्क्रूटनी कमेटी जो है एक बन गई है और एक फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन हमें आज पता ये भी चला कि वहाँ पे भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। मैनुअली काम करने के लिए उनको कहा जा रहा है, इतना जो डाटा है वो वहाँ पे कोई लैपटॉप लेके जाने की इजाज़त नहीं, और मैनुअली उनको फीड करना पड़ता है अकाउंटेंट्स को या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स है वहाँ पे।
देखते हैं कि कब तक अकबर एस बाबर साहब को तहरीक इंसाफ से इंसाफ मिलेगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।